Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to do something completely different. That is, I'm going to start a revision series in which I will be posting 2 topics daily, maybe 2 chapters or maybe 1 chapter and a poem. The best part about this video series is going to be that they are going to be classroom transactions where actual involvement of the students can be heard. Maybe some parts of it will not be audible as the children do not have a microphone, but their queries are going to be repeated by me so you can understand them very well. Hanji. Again, many children have asked me to give a kind of a video for job application. So I'm starting with that. Again, job application जो है वो 5 marks का होता है and हर मतलब it is 5 marks ये लोग अपने हिसाब से इसको divide करते हैं. 1 mark is for the format of the address and 2 marks is for content and 2 marks is for grammatical expression. तो अब फॉर्मेट में आ जाता है. सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आप लिखोगे डेट, जो भी तारीख को दैट इज़ आप लिखोगे February 24, 2023. उसके बाद आप लिखोगे रिसीवर का डेजिग्नेशन, द CEO, द मैनेजर, द प्रिंसिपल, जिसको भी आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें किस बंदे को, हु इज़ द हेड, जिसको आप लेटर लिख रहे हो तो उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, फॉलोड बाय हिज एड्रेस. जो भी रिसीवर का एड्रेस है वो आपने डेजिग्नेशन के नीचे लिखना है. उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आएगा. प्लीज़ मैम मत लिखना क्योंकि आप लोग MAM लिखते हो विच मीन्स एन अफ्रीकन मदर, तो आप लोग उसकी जगह पे बेस्ट ऑप्शन है सर लिखो. आफ्टर दैट आपको लिखना है सब्जेक्ट. नो कन्फ्यूजन अक्सर पूछा जाता है मैम सब्जेक्ट सैल्यूटेशन से पहले आएगा या बाद में आएगा. बेटा जी दोनों ही एक्सेप्टेबल है, आप चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो. तो सब्जेक्ट में ये वर्ड्स आने ज़रूरी हैं. एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश. आपकी ये कौन सा क्वेश्चन है, जॉब एप्लीकेशन, तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, एप्लीकेशन. एप्लीकेशन किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ डैश. डैश वट एवर फिर क्वेश्चन में आपका पोस्ट होगा आपने वो वहाँ पे लिखना है. अब इसका जो टेम्पलेट है मैं मीडिया में इसके डाल दूँगी सो दैट यू कैन रिफ़र टू द टेम्पलेट. अभी सिर्फ टेम्पलेट को समझ लो. यू स्टार्ट द लेटर विद रेफरेंस टू वेयर यू सॉ दिस पोस्ट. आपको ये पोस्ट के बारे में कहाँ पता चला उसका रेफरेंस देना होता है. तो फर्स्ट लाइन इज़ ऑलवेज विद रेफरेंस टू योर एड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटेड सपोज टू आपने 24 Feb को एग्ज़ाम देना है तो आप लिख लो डेटेड 22 Feb 2023, राइट, कॉमा. फिर आप अपने आप को ऑफ़र करोगे. आई वुड लाइक टू ऑफ़र माई कैंडिडेचर, दैट इज़ CANDIDATURE, माई कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ डैश. ये तो हो गया कि आपने इंट्रोडक्टरी लाइंस अपने बारे में लिखा है कि मुझे ये जॉब करनी है और मैं इसके लिए अपना कैंडिडेचर ऑफ़र कर रहा हूँ. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आता है कि आपकी स्किल्स के बारे में. बेटा जो ये जॉब एप्लीकेशन है ना ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट पार्ट इज़ द लेटर ऑफ एप्लीकेशन और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आपका बायोडेटा आता है. तो बायोडेटा में तो आप अपने बारे में सारा कुछ लिखोगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टेन स्किल्स जो बायोडेटा में नहीं लिखी जाती. तो वो वाली स्किल्स आप अपने लेटर ऑफ एप्लीकेशन में लिखोगे. तो ये स्किल्स कौन सी हैं. फर्स्ट इज़ फ्लुएंसी इन इंग्लिश. आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना आता है, उसके लिए टर्म है आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश और आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. उसके बाद सेकेंड थिंग आता है दैट यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू से आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विद अ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स. आज के टाइम पे ऐसा कोई जॉब नहीं है जिसमें कंप्यूटर नॉलेज ना रिक्वायर्ड हो. सो दीज आर 3 बेसिक सॉफ्ट स्किल्स जो हर जॉब की रिक्वायरमेंट होती है. सो यू पुट दिस इन अ लेटर फॉर इन द जॉब एप्लीकेशन लेटर, राइट. फिर उसके बाद आता है कि आप अपने सामने वाले फ्यूचर एम्प्लॉयज़ को एश्योर कर रहे हो
कि अगर आपको उनकी वर्दी इंस्टीट्यूशन में जॉब मिला तो आप कंप्लीट सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ काम करोगे। इसके लिए सेंटेंस होता है, इफ़ गिवन अ चांस in your worthy or world famous institution, I will work with complete sincerity and dedication. Again, you change the paragraph and you write whatever you are including in the letter. आप उस लेटर में उस एप्लीकेशन के साथ और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो वो आपने लिखना होता है। उसमें आप लिखते हो, I have enclosed my testimonials and biodata for your kind perusal. परयूजल के स्पेलिंग ध्यान रखना बेटे, आप लोग इसमें जनरली SUAL कर देते हो एंड वो परजुअल बन जाता है, ये गलत है। इट इज़ परयूजल, PERUSAL, दैट इज़ परयूजल। फुल स्टॉप। आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एट एनी टाइम ऑफ योर चॉइस। ये लिखने का मतलब होता है कि आप मुझे जब बुलाओगे मैं विदाउट एनी प्रॉब्लम उस टाइम पे इंटरव्यू देने आ जाऊँगा। After that you write yours sincerely or truly, you write your name और नीचे आप लिखते हो enclosures, number 1 testimonials and number 2 biodata. Now there is a question कि मैम biodata की जगह resume या curriculum vitae आ जाए तो simple है, वो एक ही चीज़ है, almost एक ही चीज़ है। nuances थोड़े different होते हैं, थोड़ा लिखने का तरीका different होता है, but for 12th standard this is enough for you टू नो कि हाँ, चाहे वो CV हो, दैट इज़ करिकुलम वाइटे हो, या रेज्यूमे हो, या बायोडेटा हो, आपका जो कंटेंट मैटर है वो यही रहेगा। जो आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि इंक्लूड योर बायोडेटा और इंक्लूड योर रेज्यूमे और इंक्लूड योर करिकुलम वाइटे, तो आप वही टॉपिक वहाँ पे, वही हेडिंग वहाँ पे लिख कर दे दोगे। सो आई होप दिस जॉब एप्लीकेशन लेटर इज़ क्लियर। नाउ वी कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ बायोडेटा एंड रेज्यूमे। हाँ जी बेटा जी, अब हम जॉब एप्लीकेशन के B पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ द बायोडेटा, द रेज्यूमे और द CV। ये जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट होता है आपकी पर्सनल डिटेल्स, सेकंड पार्ट होता है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और थर्ड पार्ट होता है आपका एक्सपीरियंस। तो आप इसमें पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या ज़रूरी होता है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका बर्थ डेट, राइट, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या क्या आ जाता है, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो पर्सनल डिटेल्स में तो होनी ही चाहिए, अटमोस्ट कंपल्शन है। उसके बाद आप 3-4 चीज़ें और हैं जो आपकी मर्जी हैं, जैसे आप हॉबीज़ लिख सकते हो, सिंगिंग एंड डांसिंग या रीडिंग और व्हाटएवर। सेकंड आपकी नेशनैलिटी है, अगर आप किसी MNC में अप्लाई कर रहे हो तो। नेक्स्ट इज़ आपका मैरिटल स्टेटस। अब मैरिटल स्टेटस में एक प्रॉब्लम होती है, बच्चों की आदत होती है कि वो वहाँ पे मैरिटल की जगह मार्शियल लिख देते हैं। मैरिटल की स्पेलिंग है MARITAL, बट वो जनरली उनको मार्शल आर्ट से कुछ ज़्यादा ही प्यार है तो वो उसमें स्पेलिंग लिख देते हैं MARTIAL। सो इट इज़ नॉट मार्शल स्टेटस, इट इज़ मैरिटल स्टेटस। तो मैरिटल स्टेटस में आपको लिखना होता है आइदर सिंगल, अनमैरिड, विडोड, डाइवोर्सी, सेपरेटेड, इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आता है हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस का मतलब कि आप मेडिकली फिट हो या आपको कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है, कुछ भी है वो यहाँ पे हेल्थ स्टेटस में आता है। सो दीज थिंग्स मेक अप योर पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद आता है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन का मतलब होता है कि आपने उस पोस्ट के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो हर बच्चे के लिए 10th रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद 12th होता है, उसके बाद आपका ये जो आपका ये ग्रेजुएशन होता है, BA, BCom, BSc या फिर BBA, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर MBBS डॉक्टर के लिए, या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये बेसिकली ग्रेजुएशन डिग्रीज़ होती हैं। इसके बाद आता है आपने B.Ed वगैरह किया है। अगर आप टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 1 ईयर का B.Ed इज़ कंपल्शन।
तो जनरली एग्ज़ाम्स में किसी टीचर का पोस्ट के लिए आता है तो बीएड मैंने इंक्लूड किया है। उसके बाद आता है, अगर आप टीचर के ही पोस्ट के लिए हम बात करें तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 10th 11th 12th को पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अगर आप 8 9 10th को पढ़ाते हो तो आप बीए बीएड हो सकते हो, बट मास्टर्स होना बेटर होता है। अगर आप प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा रहे हो देन बीए इज़ एक्सेप्टेबल, बीए बीएड इज़ एक्सेप्टेबल। तो मास्टर्स इज़ 2 year प्रोग्राम। ग्रेजुएशन जो बैचलर प्रोग्राम होता है वो 3 year प्रोग्राम होता है, बट बैचलर में जैसे आप इंजीनियरिंग की बात करो तो वो 4 year प्रोग्राम है, मेडिकल की बात करो तो ये 5 year प्रोग्राम है। तो जनरली इस तरह से आपको ईयर ऑफ पासिंग कैलकुलेट करना होता है। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप उसको टेबल फॉर्मेट बनाओ। तो आप उसको टेबल को 4 कॉलम्स में डिवाइड करो। फर्स्ट कॉलम में आ जाता है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कि आप किस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो। जैसे आपका 10th हो गया, 12th हो गया, बैचलर हो गया, तो दैट इज़ नेम ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद सेकेंड कॉलम में आ जाता है बोर्ड / यूनिवर्सिटी। 10th और 12th में आपका बोर्ड होता है। उसके बाद जब आप डिग्री प्रोग्राम्स में आते हो तो वो यूनिवर्सिटी बन जाता है, वेदर इट इज़ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, वट एवर। आफ्टर दैट थर्ड कॉलम में आता है ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने 10th किस साल में पास किया, 12th किस साल में पास किया। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि दिस इज़ 2023। अगर आप अपना एक्सपीरियंस्ड अपने आप को लिख रहे हो कि हाँ मुझे जॉब करते हुए टाइम हो गया, तो इसका मतलब है सिंपल ग्रेजुएशन के साथ 2023 में आपकी जो उम्र है दैट शुड बी अराउंड 23 years ओल्ड। तो आपका बर्थ डेट क्या हो जाएगा, इट वुड बी 2000 ईयर। आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है दैट वुड कम अप टू 2000। अगर आपका ईयर ऑफ बर्थ 2000 है तो आपकी 10th 15 साल में होती है, तो वो आपका ईयर ऑफ पासिंग 2015। फिर 12th विल बिकम, ईयर ऑफ पासिंग विल बिकम 2017। ग्रेजुएशन विल बिकम 2020। देन मे बी अगर आप बीएड कर रहे हो तो वो 2021 एंड 2023 फिर एमए। तो अगर आप एमए भी कर रहे हो तो फिर आपका ईयर ऑफ बर्थ विल कम इनटू 1998। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये इसके लिए एक्चुअली आपको ब्लैक बोर्ड चाहिए होता है या मुझे वर्किंग ग्राफिक्स डालने पड़ते जो जिसके लिए अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो आई होप things become clear to you just by listening to me. And after that लास्ट कॉलम होता है परसेंटेज स्कोर्ड। आपने 10th में क्या परसेंटेज लिया, आपने 12th में क्या परसेंटेज लिया, सो दैट इज़ द वे यू राइट। रिकमेंडेड होता है कि जो आपने लास्ट एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है वो आप सबसे पहले मेंशन करो, और 10th का एग्ज़ाम सबसे लास्ट होना चाहिए। बट इट डजेंट मेक अ बिग डिफरेंस। अगर आप 10th का एग्ज़ाम पहले भी लिख दोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, बट हाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ज़रूर होना चाहिए। या तो लास्ट एग्ज़ाम्स जो अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में जो आपने एग्ज़ाम दिया है उससे आप पीछे की तरफ 10 तक जाओगे, या 10 से शुरू करके आप लास्ट एग्ज़ाम तक जाओगे। ये क्रोनोलॉजी नहीं टूटनी चाहिए। आफ्टर दैट आ जाता है थर्ड पार्ट, सी पार्ट आ जाता है, दैट इज़ योर मतलब आपके एक्सपीरियंस के डिटेल्स। तो उसमें आपको लिखना होता है कि आपको कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है। फिर आपको लिखना होता है व्हाट इज़ द सैलरी ड्रॉन। नेक्स्ट यू राइट सैलरी एक्सपेक्टेड। सैलरी ड्रॉन जैसे आप बोल सकते हो, अगर आप 25,000 कमा रहे थे तो सैलरी एक्सपेक्टेड को आप हमेशा 5,000 बढ़ा के लिखो, तो यू विल एक्सपेक्ट 30,000। एंड आफ्टर दैट यू आर सपोज टू गिव 2 रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब होता है कौन आपके लिए वाउच करेगा, कौन आपकी जिम्मेवारी लेगा, कौन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को ये गारंटी देगा कि आप वाकई में एक अच्छे इंसान हो, हार्ड वर्किंग इंसान हो, ऑनेस्ट इंसान हो, राइट। तो ये रेफरेंसेस जनरली होते हैं प्रिंसिपल्स या आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी का हेड। ऑब्वियसली ये सब फिक्टिशियस होते हैं क्योंकि आपने ना तो जॉब किया है, राइट, ना ही आप अभी कॉलेज में गए हो, तो ये सारे फिक्टिशियस डिटेल्स होती हैं।
इसका मतलब है आपने कोई भी रैंडम नेम, उसका डेजिग्नेशन का मतलब होता है ओहदा, फिर वो किस कंपनी में था, किस स्कूल में था। जैसे सपोज आई एम राइटिंग कि प्रिंसिपल का नाम है मिस शिल्पा माथुर, राइट। तो डेजिग्नेशन क्या होगी, मिस शिल्पा माथुर प्रिंसिपल, एंड देन आई विल राइट द नेम ऑफ द स्कूल, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, एंड नीचे मुझे फिर उसका फ़ोन नंबर देना है सो दैट माई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ कैन कॉन्टैक्ट मिस शिल्पा, राइट। इसी तरह से एक और बंदे का रेफरेंस हमें देना होता है, सो दैट मेक्स इट 2 references. So with this topic ends. I hope that I was intelligible to you. जो मैंने कहा वो आपको सबको समझ में आया, and it is beneficial for all of you. Okay बेटा जी, best of luck for your exams. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.